हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का तीसरा अध्याय जो है विद्युत। तो विद्युत का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिए। आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझेंगे। अब प्रतिरोधों के संयोजन के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो इसके प्रकार होते हैं। और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है, पूरा हम समझेंगे। उसके बाद आता है हमारा चौथा टॉपिक जो है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको एक EV से भी दे दिया जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका परिभाषा बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्लास 12th में भी पूछा जाता है, क्लास 10th में तो पूछा ही जाता है, परंतु याद रखेंगे इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12th में भी इसका पूछा जाता है। इसलिए आपको इसको वीडियो को ध्यान से समझना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। अब याद रखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन कहे या प्रतिरोधों का सम्मूहन, दोनों बात एक ही होता है। संयोजन का है या सम्मूहन, दोनों बात क्या होता है, एक ही होता है। परंतु याद रखेंगे यहां पर तो हम समझ रहे हैं प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने पूरा डिस्कस किया हुआ था। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, तो प्रतिरोध तो हम वैसे जानते हैं, ठीक है, परंतु संयोजन का मतलब होता है योग, मतलब जोड़ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोधों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि जब दो, समझिएगा इस प्रकार में थोड़ा सा एक फिगर बना दे रहा हूं जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। ये हमने प्रतिरोध को ले लिया है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहां पर हम एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने एक यहाँ पे तीन प्रतिरोध लिया है, एक है R1, एक है R2, एक है R3 और ये क्या है, बैटरी है, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। समझ में आया? मतलब जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना ही या आपस में क्या होना, संयोग होना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। तो प्रतिरोधों का यदि आपसे कोई संयोजन पूछता है तो आप क्या कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में जुड़ते हैं तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। तो बताइए आप डेफिनेशन बोल देंगे ना। तो चलिए हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यही कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में जुड़ते हैं तो इस संयोजन को क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रतिरोधों का संयोजन का यहाँ पे हमने फिगर भी बना दिया है, आपको डेफिनेशन बता दिया है, ठीक है। क्या कहेंगे आप, देखिए मेरा मकसद है आपको पूरी तरीके से याद कराना। अब मेरा पूरा विश्वास रहता है, अब मैं पूरा कोशिश आपको करता हूँ कि आपको डेफिनेशन रटना नहीं है। डेफिनेशन रटना बहुत ही मुश्किल होता है। आप कोशिश कीजिए कि यहीं से आपको समझ में भी आए और यहीं पर इसी वीडियो में ही आपको याद हो जाए। तो आप क्या कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं या प्रतिरोधों का सम्मूहन कहते हैं।
तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा और ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं। तो याद रखेंगे प्रतिरोधों के दो क्या होते हैं, प्रतिरोधों के संयोजन के प्रकार। अब याद रखेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, या इसे हम श्रेणी समूहन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरीके से नाम को दिया गया है। श्रेणी क्रम संयोजन कहे या श्रेणी समूहन कहे, दोनों बात एक ही है। अब मैं सभी बोर्डों के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखिए टॉपिक वही रहता है। ठीक है, जो भी आप किसी भी क्लास का आप पढ़ाई करेंगे तो टॉपिक, जैसे फिजिक्स का यदि आप पढ़ाई करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि चैप्टर यदि आपका सेम है तो चैप्टर में अलग अलग टॉपिक आ जाएंगे दूसरे चैप्टर का, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये हो कि छोटा मोटा जो टॉपिक है वो एक जो क्या है स्टेट में होता है, एक स्टेट में नहीं होता है, छोटा टॉपिक, परंतु जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब आपके हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बोर्ड एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट ही होता है। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन कहें या श्रेणी समूहन कहें। और दूसरा आता है जो है समांतर क्रम संयोजन, या इसे आप क्या कह सकते हैं, समांतर समूहन। ठीक है, तो ये इसके दो प्रकार होते हैं। तो अब हम इतना जानकर अब हम देखेंगे कि सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसका फॉर्मूला पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं साइड हट रहा हूं, ठीक है, ले लिए होंगे। तो अब हम देखने वाले सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। या श्रेणी समूहन। तो अब आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं। तो देखिए इसका जो परिभाषा है इसके हम फिगर से ही करेंगे, मतलब इसका जो परिपथ है उसको हम बनाते हैं, उससे इसका परिभाषा हम करेंगे। तो इसका परिपथ बहुत ही सिंपल होता है। देखिए ये हम एक यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर 3 प्रतिरोध को ले रहा हूँ। आप 3 से अधिक भी प्रतिरोध को ले सकते हैं। इस प्रकार आपको प्रतिरोध को बनाना है कि थोड़ा समझ में भी आए। ये हमने यहाँ पर कितने 3 प्रतिरोध को ले लिया है। ठीक है, अब इन तीनों प्रतिरोधों को हम एक क्या करेंगे, एक कुंजी से और एक हम क्या कर देंगे, सेल या बैटरी से हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इसका परिपथ हो गया। यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध लिया है, एक है R1, एक है R2, एक है R3। देखिए हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिया है, परंतु आप 3 से अधिक भी प्रतिरोध ले सकते हैं। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस बैटरी से जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, जैसे इस बैटरी की सहायता से हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो परिपथ जो I1 है, सॉरी जो क्या है R1 प्रतिरोध है, इस पर भी I जो क्या होगा, विद्युत धारा I हो जाएगा। इस पर भी विद्युत धारा I ही होगा, इस पर भी I ही होगा। इसका मतलब क्या है कि जो क्या होता है, यदि हम इसमें विद्युत धारा इस परिपथ में प्रवाहित करेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर जो धारा जो I है ना, विद्युत धारा, इसका मान प्रत्येक बिंदु पर सामान्य होता है। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य होता है। तो इसको आपको याद रखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर I1 ऐसे I क्यों लिखा, क्योंकि आप समझ जाएं कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा का मान सामान्य होता है। तो हम यहीं से डेफिनेशन भी करेंगे। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि जब दो, मतलब आप ऐसे कहेंगे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा का मान सामान्य होता है। समझ में आया? या आप ऐसे कहिए कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा का मान सामान्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा, विद्युत धारा जो होता है उसका मान प्रत्येक बिंदु पर सामान्य होता है। सामान्य का मतलब कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लिखेंगे कि जब 2
या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा का मान सामान्य होता है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा का मान क्या होता है? सामान्य होता है। समान कहें या प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा का मान नियत होता है, मतलब कभी नहीं बदलता है, जितना है उतना ही है, तो नियत भी आप कह सकते हैं। सामान्य होता है तो उस संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दिया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने कहा कि यदि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रत्येक बिंदु पर, चाहे यहाँ पर कहीं भी, विद्युत धारा का मान क्या होगा? सामान्य होगा। तो हमने यही कहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, मतलब ऐसा जोड़ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा का मान सामान्य होता है, तो उस संयोजन को, उस जोड़ को ही हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज ये जो क्या है, परिपथ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जो ये परिपथ आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको याद रखना है। अब याद रखेंगे, विद्युत धारा का तो मान सामान्य होता है, परंतु विभव इस पर R1 पर जो विभव है उस पर V1 होता है, इस पर V2 और इस पर V3, ये विभव उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो R1 प्रतिरोध है उस पर विभव V1 उत्पन्न होगा, R2 प्रतिरोध है इस पर विभव V2 उत्पन्न होगा, और जो R3 प्रतिरोध है इस पर V3 प्रतिरोध क्या होगा? विभव या विभवांतर कह सकते हैं, उत्पन्न होता है। तो अब आता है कि हम इसकी गणना कैसे करेंगे। तो चूंकि हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि परिपथ में कुल विभव, हम सबसे पहले लिखेंगे कि परिपथ में कुल विभव। अब परिपथ में कुल विभव कौन कौन से हैं? तो परिपथ में कुल विभव को हम V से दर्शाते हैं। अब V इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3। परिपथ में कुल विभव क्या है? V1 है, V2 है और V3 है। ठीक है, आप चाहें तो डैश डैश दे सकते हैं, और भी यदि आप प्रतिरोध जोड़ते हैं तो मैंने 3 ही जोड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये परिपथ में कुल क्या है? प्रतिरोध है, V1, V2 और V3 है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना आपको याद रखना है कि परिपथ में कुल विभव क्या है? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। अब यहाँ पे विभव कहें या विभवांतर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम सबसे पहले कह रहे हैं कि कुल परिपथ में, ये कुल परिपथ है, उसमें यदि विभव का मान हम कहेंगे विभव कितना है, तो आप क्या कहेंगे? कुल विभव को हम V से दर्शाए हैं, और V इक्वल टू V1 प्लस V2 और V3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा। तो इतना हमने लिख दिया। तब जाकर लिखेंगे, तब चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से, क्या जानते हैं? ओम के नियम से हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, ये फॉर्मूला हमने, जब प्रतिरोध का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था R इक्वल टू V/I, तो ओम के नियम से ही तो आया था ना। तो ओम के नियम से हम जानते हैं R इक्वल टू V/I होता है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, यदि हमें केवल V का मान निकालें तो कैसे निकलेगा? ये इधर भाग में है I, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। तो यहाँ पर यदि इसको हम इधर करके निकालते हैं तो यहाँ से ये आएगा तो R में गुणा कराएगा, तो V इक्वल टू निकल जाएगा R इंटू I। या हम सिंपल वे में इंटू ऐसे ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं RI। ठीक है, बीच में क्या है? इंटू है, मतलब गुणा है।
तो ये आप समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ओम के नियम की सहायता से हमने भी का मान निकाल लिया। इस भी का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इसी भी के मान की सहायता से V1 का भी निकालना है, V2 और V3 का भी निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा निकालेंगे, जगह कम है तो अब थोड़ा सा आप समझिए। ये भी के जगह पर अब V1 के लिए हम निकालते हैं, तो इसी प्रकार हम लिखेंगे V1 के लिए। यदि हम V1 के लिए देखें तो R देखेंगे तो V1 के लिए क्या है, R1 है, यहाँ पे R हमने लिया है तो R1 ले लेंगे, क्योंकि V1 के लिए निकाल रहे हैं तो R1 हो जाएगा। इंटू I है, तो I तो हम जानते हैं इस पर भी I, इस पर सभी बिंदु पर I सामान्य है, तो हम सिंपल वे में I लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या मिल गया हमें, I1 का मान हमें मिल गया। तो इसको समीकरण 2 देंगे, इसको समीकरण 3 देंगे। उसके बाद इसी की सहायता से V2 यदि हमें निकालना है तो V2 निकालेंगे तो R2 इंटू I लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी I का मान I ही है। ठीक है, उसके बाद V3 के लिए यदि निकालते हैं तो V3 इक्वल टू R3 इंटू I हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 5 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, हमने इसको सभी का मान निकाल दिया। इस भी का मान यहाँ पर है, V1 का मान यहाँ से है, V2 का मान ये है और V3 का मान ये है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2, 3, 4 और 5 इन सभी के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 2, 3, 4, 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पर हम रखते हैं तो क्या मिलता है, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। अब इस भी के जगह पर हम सीधा लिख रहे हैं, भी के जगह पर R इंटू आई लिख रहे हैं। ठीक है, R इंटू आई, थोड़ा सा डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, जगह कम है तो। ठीक है, उसके बाद V1 की जगह पर हम लिख सकते हैं R1 I लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं R1 I, और बीच में हम क्या देंगे, प्लस है तो प्लस हम देंगे। ठीक है, उसके बाद V2, तो V2 की जगह पर R2 I लिख सकते हैं, तो R2 I लिख दे रहे हैं, बीच में क्या है, प्लस है तो हम प्लस देंगे। फिर से V3 की जगह पर हम लिख सकते हैं R3 इंटू आई, तो हम लिख दे रहे हैं R3 इंटू आई। इतना हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली क्या बात है कि यहाँ पर देखिए, इसमें सभी में देखेंगे तो I क्या है, कॉमन है। इसमें भी I है, इसमें भी I, इसमें भी I, तो हम क्या करते हैं कि I को कॉमन कर लेते हैं। तो यदि हम I को कॉमन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा R, इधर हम I को कॉमन करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, केवल R1 प्लस R2 प्लस R3 ये बच जाएगा। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर I गुणा में है और इधर भी I गुणा में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यदि ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग का रहेगा I में, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर केवल R बचा, तो R इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हमें फॉर्मूला मिला। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो ये है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा, ये फिगर। आपको केवल ये फिगर बनाना है और सबसे पहले परिपथ में कुल विभवांतर आपको ले लेना है। तो कुल विभवांतर V1, V2, V3 और भी जितने होंगे उतने आपको ले लेना है। इन सभी का मान निकाल लेना है ओम की सहायता से, और सिंपल वे में इन सभी मानों को इसमें पुटअप कर देना है, तो आपका निकल जाएगा। तो आशा करते हैं कि मेथड जो है ये आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हट रहा हूं, ले लिए होंगे। अब हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन कहे या समांतर समूहन कहे। तो अब आता है समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो इसको भी हम फिगर से इसका परिभाषा करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 3 प्रतिरोध बना ले रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 प्रतिरोध बना लिया। ये हमने 3 प्रतिरोध ले लिया है, एक है R1,
एक है R2, एक है R3। ये हमने 3 प्रतिरोध ले लिया। अब इस तीनों को हम क्या करेंगे, इसको एक हम जोड़ देंगे एक कुंजी से और एक हम सेल से इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने 3 प्रतिरोध लिया है। थोड़ा मैं इस कलर से लिख दूं कि आपको समझ में आएगा। R1, R2 और R3, समझ रहे हैं ना। तो ये हमने 3 प्रतिरोध लिया है, आप 3 से अधिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 लिया है। अब यहाँ पर ये बैटरी लगाया गया है। इस बैटरी की सहायता से हम जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें विद्युत धारा यदि हम प्रवाहित करते हैं तो ये यहाँ तक तो जाएगा विद्युत धारा। इसके बाद ये 3 भागों में बट जाएगा। तो इस रूट में जाएगा तो वो I1 हो जाएगा, इस रूट में जाएगा तो I2 हो जाएगा और इस रूट में जाएगा तो I3 हो जाएगा। और उसके बाद ये तीनों आपस में मिलकर यहाँ पे आएंगे तो फिर से I होकर इधर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो ये समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 3 भागों में I1, I2, I3 बट गया है। परंतु याद रखेंगे कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो होता है V, वो इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर भी विभव का मान R1 पे विभव का मान V1 भी रहेगा, R2 पर भी V रहेगा और जो R3 है इस पर भी विभवांतर क्या होगा, सामान्य होगा। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान या हम कह सकते हैं विभवांतर का मान सामान्य होता है, तो उस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आया। मैं एक बार और बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट रफ की कॉपी लेकर बैठे हैं तो जरूर अपने रफ की कॉपी में लिखिए और सुनकर लिखिए। आप क्या कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर का मान सामान्य हो, तो उस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, आप क्या लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर का मान समान होता है, उसे या उस संयोजन को मतलब उस जोड़ को ही हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है इस परिपथ को अब हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको आप समझिएगा। उसमें क्या था कि उसमें विद्युत धारा का मान जो श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या लिखा था कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ पे हमने विभवांतर के जगह पर उसमें लिखा था कि विद्युत धारा का मान सामान्य होता है। इसमें क्या होता है, विभवांतर का मान सामान्य होता है। तो देखिए जो सामान्य है उसको हम नहीं लेंगे, सबसे पहले लेंगे जो असामान्य है। तो विद्युत धारा क्या है, देखिए विद्युत धारा इसमें I1, I2, I3 है। तो अब इसमें हम क्या सबसे पहले लिखेंगे, अब इसमें गणना करने वाली बात आएगी तो हम सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हम लिखेंगे परिपथ में कुल विद्युत धारा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कुल विद्युत धारा क्या है। जब हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था तो उसमें विभवांतर अलग अलग था, तो उसमें हमने कुल विभवांतर कहा था। इसमें विद्युत धारा अलग अलग है तो हम विद्युत धारा कहेंगे। तो परिपथ में कुल विद्युत धारा क्या हो जाएगी, तो कुल विद्युत धारा को हम I से लिखेंगे। तो I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आशा करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसको आप समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने सबसे पहले इतना देख लिया, अब हम ओम की सहायता से I का मान निकालेंगे। तब हम लिखेंगे, चूंकि
हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम के नियम से। अब ओम के नियम से हम जानते हैं कि जो R बराबर होता है V/I। अब हमें किसका मान चाहिए, I का चाहिए। तो ये I इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत से कमजोर स्टूडेंट है। तो ये I इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। तो ये R इंटू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, इक्वल टू V हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इधर ये R जो है ये गुणा करा रहा है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो हम यदि यहाँ से I का मान निकाले तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा कि नहीं, I इक्वल टू V/R हो जाएगा, होगा ना। तो हम अब डायरेक्ट इन सभी को मिटा कर यहाँ पर हम लिखते हैं कि R इक्वल टू V/R, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा I इक्वल टू V/R। तो देखिए I का मान V/R निकल गया, मतलब I का मान हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब इसी I की सहायता से I1 का भी मान निकालेंगे। तो I1 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे I1। अब I1 हमने लिख दिया। अब I1 के लिए क्या हो जाएगा, V का मान सभी जगह सामान्य है तो हम V ऊपर लिखेंगे। और R किसके लिए, I1 के लिए निकाल रहे हैं। तो I1 के लिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा, नीचे इधर प्रतिरोध है तो I1 के लिए प्रतिरोध R1 हो जाएगा। तो इसके लिए हम R1 लिखेंगे। तो इसको हम समीकरण 3 देंगे, इसको 2। फिर से I2 के लिए यदि हम निकाल रहे हैं तो विभव तो सब सामान्य ही है। I2 के लिए क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और I3 के लिए विभव तो सामान्य ही है, I3 के लिए R3 हो जाएगा, इसको 5। तो आशा करते हैं कि ये आपको जो बताया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको गणना जो समझना है ये आपको समझना है। तो ये हमने निकाल दिया। अब समीकरण 2, 3, 4, 5 इन सभी का मान को हम इसमें पुटअप करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 2, 3, 4, 5 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब हम रख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट ही रखूंगा, ठीक है, जगह कम है। तो I की जगह पर हम लिख देंगे, I की जगह पर हम ये मान रख सकते हैं V/R। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा V/R। उसके बाद इक्वल टू हमने दे दिया, इक्वल टू है तो I1 के जगह पर हम V/R1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं V/R1। प्लस है तो बीच में हम प्लस देंगे। उसके बाद I2 के जगह पर V/R2 लिख देंगे। तो हम लिखेंगे V/R2, बीच में प्लस है तो प्लस हम देंगे। उसके बाद I3 है तो I3 की जगह पर V/R3, तो V/R3। तो ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे गणना में आपको ध्यान देना है। तो ऊपर यदि आप देखते हैं तो V मतलब विभव का मान क्या है, विभवांतर का मान इसमें सामान्य है। तो यदि हम विभवांतर को इसमें कॉमन करते हैं तो यहाँ पर V/R हो जाएगा। अब विभवांतर के यदि हम कॉमन करते हैं तो ये तो सभी में से विभव भी निकल गया। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, तो 1/R1 बचा। ऊपर इसमें क्या बचा, 1/R2 बचा। इसमें भी निकल गया तो 1/R3 बचा, ये बचा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्या है, इधर भी गुणा में है और इधर भी क्या है, गुणा में है। गुणा में यहाँ पे कैसे है, तो थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं इसको V/R है तो इसको मैं चाहूँ तो V इंटू I इंटू R लिख सकता हूँ, 1/R लिख सकता हूँ। ये 1 अभी V1 में गुणा कराएगा तो V/R ही तो लिखा गया है, वही बात है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो V इधर गुणा में है, इधर भी V गुणा में है, तो गुणा गुणा में रहता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इधर क्या बच गया, इधर बचा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मैं लिख दूँ, देखेंगे पहले नीचे जगह है कि नहीं, थोड़ा सा फ्यू मिनट, चलिए थोड़ा सा तो जगह है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया।
चलिए आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको समझ में आए। मैं एक बार नीचे देख लूँ कि आपको दिखाई दे रहा है, तब तक आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा लो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूँ। अब तो दिखाई दे रहा है ना, जल्दी से ले लीजिए। तो अब हम देखेंगे विद्युत ऊर्जा। अब देखिए विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को हम इसके फिगर से ही समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और इसका डेफिनेशन भी याद होगा। तो देखिए कोई ये एक चालक तार है, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप समझिएगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल आपका हो रहा है। ये कोई चालक तार है। अब इस चालक तार में हम आवेश को प्रवाहित करते हैं। ये क्यों आवेश है, आवेश क्या कहें या विद्युत धारा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई चालक तार है, इसमें हम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं। इस प्रकार आवेश इसमें जा रहा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ यदि हम प्रवाहित करते हैं या कोई गति ही कर रहा है तो उसमें कुछ ऊर्जा आपकी व्यय होती है, ठीक है। क्या होती है, कुछ ऊर्जा की हानि होती है ना। तो ऊर्जा की क्या होती है, कुछ हानि होती है। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपकी एनर्जी लॉस होगी। तो वही कहा जा रहा है कि कोई भी आवेश को यदि हम प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, कुछ ऊर्जा का हानि होगा। तो उसी ऊर्जा की, जितनी ऊर्जा की हानि होती है आवेश को प्रवाहित करने में, जितनी ऊर्जा की हानि होती है उसे ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं डेफिनेशन, हम कहेंगे कि किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है, व्यय कहें या जो ऊर्जा की हानि होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया। एक बार और बोल रहा हूं, आप जो भी स्टूडेंट रफ की कॉपी लेकर बैठे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप इसको लिखिए। आप क्या लिखेंगे कि किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा की हानि होती है या जितनी ऊर्जा की हानि होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूं, किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने पर, आवेश प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा की हानि होती है, जितनी ऊर्जा की हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि आवेश को प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा की हानि होती है उस ऊर्जा को ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखेंगे, W इक्वल टू V इंटू क्यू। ये क्या है, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला है, जहां पर W क्या है, आपका विद्युत ऊर्जा है, और V क्या है, V है विभवांतर, और Q क्या है, आवेश है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि इसके हम मात्रक पे बात करें तो इसका मात्रक हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है, और दूसरा होता है वोल्ट इंटू कूलाम। दूसरा आप याद रखेंगे वोल्ट इंटू कूलाम। ये दोनों मात्रक को आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में जूल ना देकर ये दे सकता है या ये ना देकर ये दे सकता है, तो दोनों आपको याद रहेगा तो बेहतर रहेगा। तो ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। अब हमारा अंतिम टॉपिक आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं उसे, जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा आपसे पूछा जाता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहिए, दोनों बात एक ही है। अब इसका परिभाषा हम इसके फिगर से करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम एक विद्युत क्षेत्र ये बना लेते हैं,
ये एक विद्युत क्षेत्र है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर समझिएगा, ठीक है। तो ये एक विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुएं हैं, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। अब हम ये कह रहे हैं कि इस बिंदु पर विभव है भी ए और इस बिंदु पर विभव है भी बी, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब दो बिंदुओं के बीच, जब ये दो बिंदु हैं, तो जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, समझिएगा यहाँ पर भी मतलब क्या है, विभवांतर। तो हम यही कह रहे हैं कि जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इसको हम 2-3 तरीके से परिभाषा कर सकते हैं, परंतु जो इजी है, जो आसान है, वो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको फिगर से आप समझिएगा कि ये क्या हो रहा है। हमने कहा कि दो बिंदुएं हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है, याद हो गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। या आप पीछे थोड़ी सी वीडियो को करके इसको बार बार सुनिए, ठीक है। मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो जब दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, या यहीं से मैं कहूँगा कि कभी भी डेफिनेशन को रटिए नहीं, समझ कर याद कीजिए। और एक बार मैं अंतिम में एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, आप क्या कहेंगे कि जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। छोटा जो टॉपिक अगर आपको जो अदर किसी भी बोर्ड के हैं, तो यदि कोई भी टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि कोई छूटा हुआ है, तो आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। उस छोटे टॉपिक पर भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार ये ट्राई कीजिएगा कि यदि आपको कोई छोटा सा टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो पूरा पढ़ा दिया गया है, फिर भी आपको अलग स्टेट से हैं, ठीक है, अलग बोर्ड से हैं, तो यदि आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक सर ने छोड़ दिया है, तो आप केवल उस टॉपिक का यूट्यूब पर नाम लिखिएगा और अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ना है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। या आपको कुछ भी ढंग नहीं आता तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको लिंक दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वहां से जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से मैसेज करके आप तुरंत नोट्स जो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी टीम आपको बहुत ही कम रुपए में आपको पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1 वर्ष के लिए आपको पूरा नोट्स दे रही है, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ पर कुछ रुपए में आप पूरा आप ले सकते हैं। अदरवाइज यदि नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप स्वयं नोट्स बनाना सीखिए, रफ की कॉपी लेकर बैठिए। आपको लिए तो पूरा हम देखते हैं ना कि पूरा डेफिनेशन लिखवाते हैं। मैं तो कोशिश यही रहता है कि आप स्टूडेंट हैं तो आप देखकर ही वीडियो को आप बनाइए, ठीक है। नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो आप नोट्स मत लीजिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप यहीं से बनाकर लिखिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे जरूर बताइएगा कि इस चैनल पे आपको पढ़ाई कराया जा रहा है। और सबसे हमारा एक खासियत है कि आपको, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ही मकसद है कि आपको वीडियो में ही वो टॉपिक याद हो जाए, कुछ भी रटना ना पड़े। तो जो भी स्टूडेंट रटते हैं उनके पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनसे जरूर बताइएगा कि इस चैनल से आप भी जाकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना है तो आपके पास दो माध्यम है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। तो इस पर मैसेज करके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपका कमेंट्स उचित होगा तो आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।